कई बार बहुत ज्यादा कहने से अच्छा काम शब्दों में सब कुछ कह देना होता है। आज शिवपाल यादव ने कुछ ऐसा ही किया। कहने को तो इस वक्त सपा के भीतर शिवपाल की भूमिका महज एक विधायक की है, लेकिन परिवार और पार्टी में उनका रसूख इससे कहीं बड़ा है। यही वजह थी कि शिवपाल यादव से बार बार पद और कद को लेकर सवाल किए गए, लेकिन शिवपाल ने यह कहकर चौंका दिया कि अब उनकी नजर यूपी के बदलते माहौल पर है। और जब मेरे समर्थन में इतने लोग सामने आ रहे हैं तो सोचिए, जब अखिलेश लोगों के बीच लगातार पहुंचेंगे तो क्या माहौल होगा। शिवपाल की तरफ से संदेश साफ है कि अब उनकी नजर मिशन 2024 पर है। शिवपाल का अखिलेश के नाम सबसे बड़ा ऐलान। अब आजीवन हम इसी पार्टी में रहेंगे। पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो, और फाइनल है, यह हमारी पार्टी है। पद मिले या ना मिले, अब पूरी जिंदगी सपा के नाम। हाँ, देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे पास सभी पद रहे हैं और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं। भतीजे की खातिर चाचा का माहौल बनाओ अभियान। कल हम तो पहली बार निकले हैं मैत्री चुनाव के बाद, पहली बार निकले। जब अखिलेश निकलेंगे तो और ज़्यादा जनता निकलेगी। और ये देखिए, माहौल अब बनना शुरू हो गया है। हर शब्द में अखिलेश की तारीफ, शिवपाल की नई सियासी सीख। नेता विरोधी दल भी मैं रह चुका हूँ, नेता। और फिर देखिए, अखिलेश भी नेता विरोधी दल हैं, तो वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा पर हल्ला बोल, सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही, नेताजी से लेकर के अखिलेश तक, लेकिन इस तरीके का विपक्ष पर उत्पीड़न मैंने तो कभी देखा नहीं। नेताजी सबको सम्मान देते थे, विपक्ष के लोगों को भी सम्मान देते थे। अखिलेश के नाम लाल पैगाम। शिवपाल यादव ने आज उन तमाम अटकलों को खत्म कर दिया जो उनको लेकर लगाई जा रही थी। शिवपाल ने कई बार सफाई दी कि अब पद को लेकर उनकी कोई चाहत नहीं। शिवपाल ने जिस अंदाज में ये बातें कही, उससे साफ है कि सपा में अपनी भविष्य की भूमिका को लेकर वो फिक्रमंद नहीं है। शिवपाल ने हर सवाल का दो टूक जवाब दिया। इससे साफ है कि उनके लिए उलझन भरा दौर खत्म हो चुका है और वो सपा संगठन को मजबूत करने पर नई मुहिम पर निकल पड़े। पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। शिवपाल यादव से अखिलेश यादव को लेकर कई सवाल किए गए। बार बार पूछा गया कि आखिर भतीजे अखिलेश अपने ऐलान के मुताबिक पार्टी में उन्हें कब और कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, लेकिन शिवपाल ने हर सवाल के जवाब में सीधी बात की। देखिए, जिम्मेदारी हमारी भी तो है, हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हम सभी पदों पर रह चुके हैं, कोई पद ऐसा बचा नहीं जो मैं न रहा हो। पद की लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं पद। अच्छा, हम निकल पड़े हैं तो फायदा ही मिलेगा। ये बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे जो भी जिला कमेटियां हैं, वो सभी जितने भी हैं, सभी जितने भी प्रत्याशी होंगे लड़ाएंगे। शिवपाल ने बार बार दोहराया कि समाजवादी परंपरा में पद की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन ये भी कहने से नहीं चूके कि अब तक जो भी जिम्मेदारी मिली उसे मैंने अच्छे तरीके से निभाया है। तो बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे पास सभी पद रहे हैं और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं। तो पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जनता का विश्वास बड़ी बात है, तो देख ही लिया है कल आपने। ये साफ संकेत है कि शिवपाल अब अखिलेश से पूरी तरह खुश हैं।
हालांकि 3 दिन पहले जब अखिलेश यादव से शिवपाल की नई जिम्मेदारी को लेकर सवाल किए गए थे तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। चाचा शिवपाल जी को सर क्या अरे अब क्या बता रहे हो, वो तो चाचा साथ आ गए, अब क्या बोल रहे हो तुम? सर जिम्मेदारी आप देने वाले थे? हाँ पूछिए कोई जानकारी वाला इंटेलिजेंट सवाल। पहले के दौर में यानी जब शिवपाल अखिलेश से नाराज हुआ करते थे तो वे या तो भतीजे पर सीधा तंज किया करते थे या फिर इशारों में अखिलेश पर बड़े सवाल कर डालते थे। लेकिन मैनपुरी चुनाव को लेकर उन्होंने अखिलेश और डिंपल को जो आशीर्वाद दिया था, परिवार की एकजुटता का जो वचन दिया था, उस पर शिवपाल लगातार कायम हैं और यहां तक कह रहे हैं कि अब राज्य में माहौल बदलना शुरू हो चुका है। इशारा साफ है कि अभी से शिवपाल यादव सपा के मिशन 2024 के लिए कूच कर चुके हैं। अखिलेश का हाथ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच शिवपाल का पहुंचना शुरू हो गया है। शिवपाल के निशाने पर हर जगह भाजपा की राज्य सरकार है। झूठे मुकदमे इतने लादे जा रहे हैं, 100 मुकदमे, 50 मुकदमे लाद करके जेल भेजा जा रहा है। तो ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार डाल रही है। ये कोई लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या। सपा की तरफ से चुभते हुए हमले और चाचा भतीजे की नई सियासत पर भाजपा का क्या कहना है, अब ये जान लीजिए। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई फर्जी मुकदमा नहीं हो रहा और परिवार एकजुट है तो अच्छी बात है। उनके परिवार का मामला है, मेरी शुभकामनाएं, एकजुट रहें। एक तरफ शिवपाल भतीजे अखिलेश का जयगान कर रहे हैं तो उधर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चाचा भतीजे की एकजुटता पर चुभने वाला हमला बोला है। ओपी राजभर का आरोप है कि सपा ने शिवपाल यादव को धोखा दिया है। शिवपाल जी कह रहे हैं जीवन भर इसी पार्टी में रहूंगा, तो कहाँ अलग थे? जीवन भर अलग थे कहाँ समाजवादी पार्टी से? जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से दूसरे नंबर का योगदान शिवपाल जी का रहा है। तो अलग पार्टी बना लिए थे। अब ये समाजवादी पार्टी की अब नहीं जानेंगे ना, भीतर ही लोग बैठ के जो नाराज होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें, दूसरी जगह न जाएं, फिर बाद में ले आवें, तो ये फिर बाद में ले गए हैं। अपनी तो राजनीति ठीक कर लिए और जो उनके साथ लोग थे वो क्या करें। अब विरोधियों के चुभने वाले तन से बेपरवाह शिवपाल सपा के लिए मिशन लोकसभा की मुहिम में जुट गए हैं और उन्होंने अपने इशारों से साफ कर दिया है कि अब उनके लिए सियासी दुश्मन नंबर 1 भाजपा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। अब सपा के नेता पार्टी मुख्यालय में कम, जमीन पर ज्यादा दिखाई देंगे। निकाय चुनाव से पहले यह समाजवादी पार्टी की बड़ी तैयारी है क्योंकि पार्टी के भीतर से लगातार यह आवाज उठ रही है कि अखिलेश अगर पहले से एक्टिव होते तो आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा जैसी सीट ना गंवानी पड़ती। यानी अखिलेश ने भले ही डिंपल यादव को चुनाव जिता दिया हो, लेकिन पुरानी हार को लेकर आज भी उनकी राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव अखिलेश के लिए नई सीख साबित हुआ। सपा नेताओं के लिए नया सबक मिला और समाजवाद के लिए नया संदेश लाया। मैनपुरी से ये इशारा मिला कि अगर अखिलेश पूरी मेहनत और ताकत के साथ जमीन पर उतरते हैं तो हवा का रुख बदल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा हो पाएगा? क्या हर छोटे बड़े चुनाव में अखिलेश वैसी ही मेहनत करेंगे जैसी मैनपुरी में की? क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने जो बात कही उसे अखिलेश के लिए नसीहत समझा जा सकता है। जिस तरह से मैनपुरी में परिश्रम किया गया सब लोगों द्वारा, ठीक उसी तरह से सभी उपचुनावों में परिश्रम किया होता तो निश्चित रूप से कुछ और ज़्यादा अच्छे परिणाम निकलते। हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि मिलने जुलने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो जात और धर्म आधारित राजनीति है उसका जवाब मुद्दों पर आधारित राजनीति है। निकायों के चुनाव होने के बाद मैं समझता हूँ मुद्दों पर आधारित एक सतत संघर्ष का लंबा कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बनाना चाहिए, समाजवादी पार्टी को बनाना चाहिए और उस लड़ाई के बाद ही एक नई शक्ति पैदा होगी, नई ताकत पैदा होगी। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। अखिलेश यादव ना तो आजमगढ़ में प्रचार करने पहुंचे थे और ना ही लखीमपुर की कोला विधानसभा सीट पर गए। मैनपुरी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी सीट पर अखिलेश ने जोर नहीं लगाया।
हालांकि अब खबर है कि अखिलेश पार्टी मुख्यालय में कम, जमीन पर ज्यादा दिखेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद सपा ने नई रणनीति तैयार की है। अखिलेश समेत बड़े नेता मुख्यालय पर कम समय बिताएंगे। बड़े नेता ज्यादा से ज्यादा वक्त जिलों में ही बिताएंगे। आम लोगों के बीच पहुंचकर माहौल तैयार किया जाएगा। निकाय चुनाव से पहले सपा की ये बड़ी रणनीति है। सवाल सिर्फ जनता तक पहुंचने का नहीं है, सवाल पार्टी के उन नेताओं तक भी पहुंचने का है जो मुश्किलों में घिरे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से कानपुर पहुंचकर मुलाकात की थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे अच्छा संदेश मान रहे हैं। नहीं, ये कोई बदली हुई रणनीति नहीं है। राजनीति में रह करके पार्टी के कार्यकर्ता या नेता अगर गर्दिश में हो, मुसीबत में हो, तो मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे वक्त में उन्हें एहसास कराया जाए कि पार्टी के लोग आपके साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने से लोगों में एक नया विश्वास पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है और लोग ऐसा एहसास करते हैं कि मुसीबत में अगर हम हैं तो हमारी पूरी पार्टी हमारा साथ देगी। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को टक्कर तो दी, लेकिन जीत की कसर अभी बाकी है। जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी राजनीति में आए तो नेताजी की और राह पर ही चले। नेताजी की क्या, डॉक्टर लोहिया की राह पर चले हैं। और जो एक समाजवादी पार्टी का नारा था कि तवा कढ़ाई सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, हमेशा उसी फार्मूले पे इन्होंने काम किया है। जब सरकार में थे तो आपको ध्यान होगा कि हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को उनके इलाज के लिए डायरेक्ट पैसे दिए, मदद करी। कुछ ही वक्त बाद निकाय चुनाव है और उसके बाद 2024 में सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा। मैनपुरी का घेरा तो अखिलेश ने पार कर लिया, लेकिन असली तस्वीर लोकसभा चुनाव में ही साफ हो पाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं भाजपा के नए सितारे की। इस सितारे का नाम है आकाश सक्सेना, जिसने रामपुर जैसी सीट पर भाजपा का खाता खुलवाया। ये जीत भाजपा के लिए कितनी बड़ी है, इससे समझने के लिए संसद भवन से एक तस्वीर सामने आई। दरअसल आकाश सक्सेना पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। पीएम से आकाश सक्सेना ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही उनकी तस्वीर, जिसमें आकाश के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ दिखाई दिया। यह तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि इसी साल जुलाई में पीएम ने हैदराबाद की भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मिशन पासमानदा की चर्चा की थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुस्लिम समाज के बीच पैठ बनाने की अपील की थी। और अब आकाश सक्सेना ने 60% मुस्लिम वोटरों वाली रामपुर सीट को जीतकर कमाल कर दिखाया। आकाश सक्सेना ने रामपुर में आजम खान का चक्रव्यूह भेदा तो दिल्ली से उन्हें सबसे बड़ी शाबाशी मिली। ये संसद भवन से निकली वो तस्वीर है जिसकी चर्चा रामपुर में चारों तरफ है। मुस्कुराता हुआ आकाश सक्सेना का चेहरा है और उनके कंधे पर पीएम मोदी का हाथ, जो बताता है कि आकाश सक्सेना की जीत कितनी करिश्माई है। जिस रामपुर विधानसभा सीट को आकाश सक्सेना ने अपने नाम किया, वो कई मायनों में अहम मानी जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि पूरे यूपी में रामपुर वो सीट है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और मुस्लिम बहुल रामपुर में जीत दर्ज करके आकाश सक्सेना ने भाजपा के भीतर बहुत बड़ा भरोसा पैदा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो ये नारा है, उस नारे का सही तरीके से अगर कहीं शुरुआत हुई है तो वो रामपुर से शुरुआत हुई है और रामपुर का जो परिणाम है वो अब आने वाले समय में पूरे देश में ऐसा चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रामपुर की चर्चा पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा होती है। सपा का मुस्लिम समीकरण यहीं से शुरू होता है, लेकिन आकाश सक्सेना की एक जीत ने अखिलेश से लेकर आजम तक का गणित बिगाड़ने का संकेत दे दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बात विकास की भी हुई। हमारा इरादा है कि रामपुर वापस फिर से उद्योग नगरी बने। हमने इसके लिए
आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने ये मांग की है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस लाइन पर आगे काम करेंगे। दूसरा, हमारे रामपुर में एशिया की सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी है रज़ा लाइब्रेरी। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग की है कि उस लाइब्रेरी को जो दर्जा दिया जाना चाहिए वो अभी तक उसको नहीं मिला है और इसको विश्व में एक अलग पहचान मिलनी चाहिए। रामपुर में कमल खिलना भाजपा के लिए बहुत बड़ा संकेत है। आजम खान के सिपाही को करारी शिकस्त देना मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में भाजपा के लिए नया सवेरा है। लेकिन सवाल है, क्या ये करिश्मा आगे भी जारी रहेगा? इसका जवाब कुछ वक्त बाद ही मिल जाएगा जब निकाय चुनाव शुरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही, चाहे कोई भी चुनाव रहा हो, बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ती है और इस बार नगर निकाय चुनाव में हम पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और ऐतिहासिक मतों से वहाँ जीत कर आएंगे। उत्तर प्रदेश में चूँकि ये मामला अभी हाई कोर्ट में है तो मुझे लगता है कि जब जैसे ही वहाँ से निर्णय होगा तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। आकाश सक्सेना ने 10 महीने पहले भी रामपुर से चुनाव लड़ा था, तब आजम के हाथों शिकस्त खाई थी। लेकिन इस बार आकाश ने रामपुर की राजनीति को 360 डिग्री पर घुमा दिया। माना जा रहा है कि रामपुर में भाजपा ने जो पसमानदा सम्मेलन किया उसका उसे बड़ा फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से ही हर मुसलमान साथ है। पसमानदा समाज है वो तो है ही, इसके अलावा भी आज हर वर्ग का जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आने वाला जो परिणाम 2024 का है वो अपने आप बहुत चौंकाने वाला होगा। पसमानदा समाज को लेकर भाजपा की रणनीति बहुत धारदार है। आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक इसका रिजल्ट भी दिखाई दिया और निकाय चुनाव में बड़ी तस्वीर भी सामने आएगी जब पसमानदा समाज से आने वाले नेताओं को भाजपा प्रत्याशी बनाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश की सियासत में आमतौर पर यह चर्चा होती है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन रामपुर विधानसभा सीट को जीतकर भाजपा ने फिर से विरोधियों को कड़ा जवाब दिया। जिससे पहले भाजपा ने आजमगढ़ में सपा का किला भेदकर मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। यानी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक भाजपा को हर तबके का साथ और समर्थन मिला। वैसे भी भाजपा मुस्लिम वोटर को साथ जोड़ने के लिए लंबे वक्त से मुहिम चला रही है, जिसका नाम है पसमानदा सम्मेलन। अब तक ये सम्मेलन यूपी के कई जिलों में हो चुका है और निकाय चुनाव आते आते ये सम्मेलन बाकी के जिलों में दिखाई देंगे। यानी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा मुस्लिम वोटरों को लेकर ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जो अखिलेश और मायावती को चुभने वाली है। आजमगढ़ से रामपुर की दूरी तकरीबन 590 किलोमीटर की है, लेकिन इन दोनों इलाकों की एक बड़ी सियासी पहचान यहाँ मुस्लिम वोटरों का निर्णायक होना है। ये दोनों ही इलाके कभी सपा का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव और रामपुर में लोकसभा के साथ ही विधानसभा उपचुनाव को जीतकर भाजपा ने सपा को साफ संदेश दे दिया है कि अब मुस्लिम वोट बैंक पर सिर्फ उसकी दावेदारी नहीं रही। हर योजना में आज बड़ी संख्या में भागीदारी मुस्लिम समाज की, पसमानदा समाज की है। अभी हमने पसमानदा सम्मेलन किए रामपुर में किया, उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिला कि रामपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव था वहाँ भी इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया। जहाँ पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने का मतलब है कि मोदी सरकार और योगी सरकार की विकास की नीतियों पे आज अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को विश्वास है। तकरीबन 60% मुस्लिम वोटर वाले रामपुर में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद पूरे पश्चिमी यूपी पर भाजपा ने नजरें जमा दी है। पश्चिमी यूपी के 20 जिलों में मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 25% यानी 1/4 है, जिसमें 80% से ज्यादा पसमानदा मुसलमान हैं। इन्हें अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने निकाय चुनाव से बड़ी शुरुआत की तैयारी कर रखी है। 24 दिसंबर को पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में इस कड़ी में बड़ा कार्यक्रम होना है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पसमानदा मुस्लिम सम्मेलनों का आगाज सहारनपुर की धरती से करने का निर्णय लिया है। निगम चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर पसमानदा मुस्लिम सम्मेलनों का आगाज़ होगा, जिसमें 24 दिसंबर को पहला सम्मेलन सहारनपुर की धरती से होगा। भाजपा ने तमाम सहयोगी दलों को भी पसमानदा कार्ड को लेकर भरोसे में लिया है।
हमारी जो सरकार है बिना भेदभाव वाली सरकार है। इस भारत के नागरिक की सुरक्षा और उनके रोजगार, उनके लिए उनके विकास की मुखधारा में लाने का हमारी जिम्मेदारी है। और हम तो धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को, धन्यवाद दूंगा मैंने आप योगी आदित्यनाथ को कि बिना भेदभाव के मुसलमानों को भी आज इलाज करते हैं, उनका मकान देते हैं, उनके लिए अनाज देते हैं, उनके लिए रोजगार के लिए भी सोचते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो पसमानदा मुसलमान जो निश्चित रूप से मैंने भी पसमानदा मुसलमानों पर बहुत काम किया है। भाजपा ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि निकाय चुनाव में जीतने की संभावना वाले मुस्लिम उम्मीदवारों को वो बड़ी तादाद में मैदान में उतारेगी। अब इस पर सपा तीखे तंज कर रही है। हम तो उनकी इस पहल का स्वागत करेंगे। बीजेपी अपना वो चेहरा साफ करना चाहती है जिस चेहरे के ज़रिए लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को पीछे रखती है अपनी पार्टी में और कभी आज तक टिकट नहीं दी है। कह रहे हैं जब समझिएगा। साफ है कि पीएम मोदी ने जुलाई में हैदराबाद में हुई भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जिस पसमानदा मिशन का आगाज किया था, भाजपा अब उसे सपा के खिलाफ यूपी में अपना सबसे मजबूत दांव बना चुकी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जेल में बंद कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की, जिसकी मुश्किल हर रोज बढ़ती जा रही है। कल अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी से जेल पहुंचकर मुलाकात की थी, लेकिन अखिलेश के लौटने के ठीक बाद इरफान के लिए एक चुभने वाली खबर आ गई। पुलिस ने एक और मामले में उन्हें आरोपी बना दिया। ये मामला रिजवान मोहम्मद नाम के बांग्लादेशी से जुड़ा है। इसके अलावा इरफान सोलंकी को बहुत जल्द कानपुर से महाराजगंज के जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से चिट्ठी भी जारी हो गई है। इधर अखिलेश ने जेल में इरफान सोलंकी से मुलाकात की, उधर पुलिस ने इरफान को एक और मुकदमे में आरोपी बना डाला। और अब एक और खबर माहौल की तपिश बढ़ाने वाली है। अब अगर अखिलेश अगली बार फिर से इरफान सोलंकी से जेल में मिलना चाहेंगे तो उन्हें कानपुर की जगह महाराजगंज जाना पड़ेगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जेल बदल दी गई है। यूपी सरकार के विशेष सचिव ने इस बारे में चिट्ठी जारी की। पूर्वी यूपी की महाराजगंज जेल में शिफ्ट किए जाएंगे इरफान सोलंकी। जेल बदलने के लिए प्रशासनिक वजहों का हवाला दिया गया है। 13 दिसंबर को जेल प्रशासन की चिट्ठी के बाद ये फैसला हुआ। सपा ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के विधायक हसन रूमी ने इसे ज्यादती बताया है। आदरणीय योगी जी से भी ये मांग करूंगा कि ठीक है, मुकदमे लग गए हैं, मैटर सब जुडिश हो गया है और मैटर को अब अदालत में जो निर्णय आएगा उस निर्णय पे सबको स्वीकार भी होगा और स्वीकार करना भी होगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं और ये ऐसा माहौल है, ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है माननीय विधायक का कि जिससे उनको यहाँ से इतनी दूर जेल में महाराजगंज भेजा जाए। ना ऐसा कोई उनका बैकग्राउंड आपराधिक है। तो भाई प्रशासनिक आधारों पर ये बोला गया है। मुझे लगता है कि प्रशासनिक आधार पर कहीं ना कहीं कुछ मिसकंसेप्शन है, कहीं ना कहीं कुछ या तो ज़्यादा हार्ड हो गया प्रशासन, पता नहीं कौन सी ऐसी बात है कि ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। सपा कह रही है कि जब कानपुर जेल में इरफान को सुरक्षा का कोई खतरा नहीं, फिर जेल क्यों बदली जा रही है। इरफान सोलंकी और उनके परिवार के लिए चुभने वाली खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब सोलंकी के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने के लिए भी प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज है। जमीन विवाद से जुड़े एक प्लॉट में आगजनी और फर्जी आधार कार्ड मामले में जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने जिला सेशन जज को चिट्ठी भेजी है। इसमें मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की अपील की गई है। चूँकि ये मुकदमे जो है काफ़ी गंभीर हैं और एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप है, तो इस तरह के जो मुकदमे होते हैं उनको फास्ट ट्रैक न्यायालय में जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाना न्याय के हित में और लार्जर इंटरेस्ट में सोसाइटी के जरूरी होता है। तो हमने ये आवेदन किया है और हमें उम्मीद है कि इससे फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायालय चलाने के लिए सहमत हो जाएगी। उधर इरफान पर दर्ज नया मुकदमा भी बेहद संगीन है। दरअसल रिजवान मोहम्मद नाम के बांग्लादेशी नागरिक के लिए इरफान सोलंकी ने अपना हस्ताक्षर किया हुआ लेटर हेड लगाया था। फॉरेंसिक जांच के बाद
कानपुर पुलिस ने इसे सही पाते हुए मामले में इरफान को भी आरोपी बनाया है। ये सारी झूठी कहानियां, झूठी बातें, लगातार उत्पीड़न और ये कहना कि सरकार के इशारे पर, हमें तो लगता है सरकार के इशारे पर नहीं, किसी का कोई व्यक्तिगत एजेंडा है जिसको कि पूरा कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी आए, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया हैं आज तारीख में, उनके आने के बाद उनको चिढ़ाने की नीयत से ये मुकदमा किया जाना सरासर अधिकारी की मानसिकता को दिखा रहा है। मूलगंज पुलिस ने 4 दिसंबर को आर्यनगर से बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को परिवार के साथ हिरासत में लिया था। रिजवान पर फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में पूरे परिवार के साथ रहने का आरोप है। 2016 से रिजवान भारत में अवैध ढंग से रह रहा था। आरोपों के मुताबिक सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मनु रहमान ने इसके भारतीय होने की बात सत्यापित की थी। इसी आरोप में अब इरफान पर नया मुकदमा दर्ज किया गया है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर कोर्ट ने 21 दिसंबर तक रोक बढ़ा दी है। आज ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों ने दलीलों का दम दिखाया। इसके बाद अदालत ने मामले की कल फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया। ऐसा माना जा रहा है कि 21 दिसंबर की सुनवाई के बाद इस मामले पर फैसला आ सकता है, जिससे निकाय चुनाव के भविष्य की राह साफ हो। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेच ऐसा फंसा है कि चुनाव की तारीख का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को भी जारी रहेगी। इसी के साथ निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने पर कोर्ट ने बुधवार तक के लिए रोक भी बढ़ा दी। कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील पेश की गई। आज मुख्यतः राज्य सरकार को अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल करना था। उन्होंने अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया और याचिकागण को यदि प्रतिशपथ पत्र के उत्तर में कुछ कहना था तो उसका प्रत्युत्तर हम लोगों ने दाखिल किया और कल के लिए सुनवाई रखी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि पीआईएल ठीक से दायर नहीं की गई है। इसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पीआईएल के मुद्दे पर ही सुनवाई होगी, व्यक्तिगत निकायों के मसले नहीं सुने जाएंगे। इसके बाद स्टे को बुधवार तक के लिए बढ़ा दिया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आरक्षण और रोटेशन को लेकर 27 पीएल दाखिल की गई हैं। डबल बेंच सुनवाई कर रही है। मुख्य याचिकाकर्ता शरद पाठक का कहना है कि राज्य सरकार ने 2017 की आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से इस बार भी आरक्षण व्यवस्था दी है, जबकि ये व्यवस्था 2012 के हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने ट्रिपल टेस्ट कराने की भी मांग की है, जिसे लेकर राज्य सरकार की तरफ से एफिडेविट दाखिल किया गया। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से जवाब मांगा था और अब माना जा रहा है कि 21 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो कोर्ट का इस मामले पर फैसला भी आ सकता है। आज दरअसल समय नहीं बचा था, दूसरे कोर्ट से भी मैटर ट्रांसफ़र होके आ गए थे, तो लगभग उठते समय मैटर टेकअप हुआ और उस समय जब ये मैटर टेकअप हुआ तो प्रतिशपथ पत्र एवं उसका उत्तर दिया गया। चूँकि समय शेष नहीं बचा था इसलिए ज़्यादा विशेष कुछ बहस हुई नहीं और कल के लिए रख दिया गया प्रकरण। यूपी में नगरीय निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच समाप्त हो रहा है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मामले ने चुनाव की तारीख को खींच दिया है। हाईकोर्ट में एक याचिका में कहा गया कि सरकार ने निकाय आरक्षण में पिछड़ों के आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं किया। हालांकि सरकार का जवाब है कि 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे के आरक्षण को ही आधार माना जाए और इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। अब सरकार की ये दलील कोर्ट में कितनी टिकती है, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के चुभने वाले बयान की। अजय राय का स्मृति ईरानी पर दिया गया लटके झटके वाला बयान उन पर भारी पड़ना शुरू हो गया है। सोनभद्र में भाजपा की महिला मोर्चा की तरफ से अजय राय पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। साथ ही महिला आयोग की तरफ से भी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया। अजय राय की अभद्र टिप्पणी पर स्मृति ईरानी ने सीधे कांग्रेस और गांधी परिवार की सोच पर सवाल उठाए। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं।
वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। स्मृति ईरानी के लिए इस्तेमाल किए गए अजय राय के 2 शब्द यूपी की सियासत को गरमा रहे हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं, वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। अजय राय ने केंद्रीय मंत्री पर ये विवादित टिप्पणी सोनभद्र में की थी। ऐसे में उन पर सोनभद्र में ही मुकदमा दर्ज हो गया। भाजपा की महिला मोर्चा ने अजय राय के खिलाफ केस दर्ज करवाया और कुछ ही देर में पुलिस अजय राय से पूछताछ के लिए सोनभद्र से रवाना भी हो गई। अजय राय का बयान स्मृति ईरानी को लेकर था और स्मृति ईरानी ने ऐसे बयान पर पलटवार करने में ज्यादा देर नहीं की। 24 घंटे के भीतर वो मीडिया के सामने आई और अजय राय से लेकर पूरे गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में महिला के प्रति अभद्र टिप्पणियां करना हमारे संस्कार का विषय नहीं है। उनके राजनीतिक संस्कार का ये दर्पण हो सकता है, लेकिन काशी का, मोक्षदायिनी का ये ना संस्कार है, ना ऐसे शब्द जो है हमारे कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक या सामाजिक श्रृंगार का कोई वर्णन है या अथवा उसका एक भाग है। मैं दोबारा कहती हूँ, अगर गांधी खानदान को पसंद है अभद्र भाषा, तो कोई भी कांग्रेसी जो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है वो माफी क्यों मांगेगा। एक तरफ अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनकी टिप्पणी पर संज्ञान लिया और 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। गलत बात है, शायद उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि स्मृति ईरानी पर टिप्पणी कर सके, और ज्यादा अपना गुमान है तो आगे चुनाव वही लड़ लें, उनके नेता छोड़ पता लग जाएगा। देखिए, मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। अजय राय जी को ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जिस शख्सियत के बारे में वो बोल रहे हैं एक मातृशक्ति है, और जो एक सशक्त हस्ताक्षर, मैं कह सकता हूँ कि महिला सशक्तिकरण के रूप में है। ऐसा बयान वास्तव में बहुत निंदनीय है। 2 शब्दों को लेकर अजय राय भाजपा नेताओं के निशाने पर हैं। हालांकि अजय राय अपनी बात को अभी भी सही ठहरा रहे हैं और जिन 2 शब्दों पर विवाद है उसकी नई परिभाषा कर रहे हैं। हमारे यहाँ आम चलन की भाषा है कि भाई लटके झटके में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं, झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की, उस तरह से हम लोगों ने इस तरह की बात का इस्तेमाल किया। कोई अपमान करने की हमारी कोई मंशा किसी की नहीं। अजय राय चाहे लाख दलील दें, लेकिन भाजपा नेताओं के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। सिर्फ भाजपा नेता ही नहीं, कांग्रेस के जो भी विरोधी हैं वो अजय राय के शब्दों को महिलाओं का अपमान बता रहे हैं। देखिए, महिलाओं को मातृशक्ति कहा जाता है और इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना बहुत गलत है। उनको इस तरह का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अजय राय के बयान को लेकर यूपी में सियासी तापमान चढ़ा है और ये माहौल बताता है कि अमेठी की लड़ाई इस बार कैसी होने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कल हुई हिंसा का मामला आज संसद में उठा। इस पर हंगामा हुआ। एक तरफ संसद में इसकी गूंज सुनाई दी तो दूसरी तरफ सियासत भी उफान पर है। विरोधी दलों ने भाजपा पर हल्ला बोल दिया है तो वहीं भाजपा के भी कई नेताओं ने हिंसा पर चिंता जाहिर की है। सभी की मांग है कि सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से ले और स्थिति टकराव तक न पहुंचे। करीब 400% फीस बढ़ोतरी को लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार को आगजनी हुई और इसकी तपिश मंगलवार को संसद में महसूस हुई। मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया और भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल खड़े। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई अयोग्य नियुक्ति को निरस्त किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। अर्हता पूरी न करने वाली प्रत्याशी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के नियुक्ति कुलपति के पद पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई है, जो पूर्णतः अवैध है। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, गोलीचार्ज किया गया है। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत है, ये जो हमारे भारत के भविष्य है उन नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद ने यह मुद्दा उठाया तो लोकसभा में बसपा सांसद संगीता आजाद ने फीस बढ़ोतरी के मामले पर सरकार को घेरा। लेकिन अब शिक्षा में भी 400% की फीस वृद्धि करना ये सही नहीं है।
पिछले कई दिनों से छात्र इस पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को भी चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करे, माननीय मंत्री जी को भी चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करें और जो कुल सचिव जी आए हैं उनसे भी एक अनुरोध है कि कम से कम छात्रों की बात को सुने। सोमवार को हुई हिंसा में कई छात्र घायल हो गए थे। अब पूर्व छात्र नेता विवेकानंद की तहरीर पर सिक्योरिटी गार्ड्स पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गार्ड्स के खिलाफ जानलेवा हमला समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। छात्र संगठन ने आरोपी गार्ड की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हम जानना चाहते हैं छात्रों से, बताइए कि आप लोगों ने काली पट्टी आज बांधी हुई है, क्या मांग है? देखिए, हम लोग गांधीवादी व्यक्ति हैं और गांधीवादी तरीके से अपने विचार को, अपने विरोध को प्रदर्शित कर रहे हैं और हमारी सिर्फ एक ही मांग है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। बताइए, काला दिवस मना रहे हैं आप? जी बिल्कुल, काला दिवस है। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए एक काला दिवस है और जब तक कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी कुछ यहाँ पे प्राइवेट गुंडों के साथ यहाँ पे जो हमला करवाया है उस पर FIR दर्ज हुई है और सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। मामला हिंसा से जोड़ा है तो दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है। गार्ड्स की तरफ से भी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्व छात्र नेता विवेकानंद समेत 8 छात्रों पर केस दर्ज हुआ है। हालांकि हिंसा की अगली सुबह शांत रही, कहीं से कोई हिंसा हंगामे की खबर नहीं आई। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कल हुई हिंसा के बाद आज पूरी तरीके से शांति है। आज सुबह से ही हिंसा, हंगामे या बवाल की कोई खबर सामने नहीं आई है। बहरहाल जो पूरा कैंपस है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ PSC और रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। कैंपस में जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के, वो लगातार गश्त कर रहे हैं, हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर का जो इलाका है, जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वहाँ भी फोर्स की तैनाती की गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। हालांकि कल हुई हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी को आज बंद रखे जाने का आदेश दिया गया था। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरी तरह छावनी में तब्दील है। पुलिस और PSC के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी लगातार गश्त करते हुए सिक्योरिटी फोर्स के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। कल हुई हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी को आज बंद रखे जाने का फैसला लिया गया था। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मुइन की रिपोर्ट। और बात राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा के यूपी वाले रूट में बदलाव किया गया है। अब राहुल की यात्रा 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करेगी और राहुल गांधी 7 जनवरी तक यूपी में रहेंगे। इस दौरान वो दिल्ली से गाजियाबाद, लोनी, बड़ौत और बागपत होते हुए हरियाणा के पानीपत की तरफ आगे बढ़ेंगे। राहुल के इस नए रूट के पीछे बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है, जिसका मकसद पश्चिमी यूपी में मजबूत मौजूदगी दर्ज करना है। 2023 की शुरुआत होगी और यूपी में कांग्रेस नए जोश के साथ हुंकार भरेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करेगी और 7 जनवरी तक राहुल यूपी में ही घूमेंगे, यानी 5 दिनों तक राहुल गांधी पश्चिमी यूपी में रहेंगे। पहले सिर्फ बुलंदशहर से ही भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली थी, लेकिन अब ये यात्रा गाजियाबाद और बागपत से भी जुड़ेगी, यानी पश्चिमी यूपी पर कांग्रेस पूरा जोर लगाने वाली है। राहुल के इस बदले हुए रूट को 2024 के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। ये राहुल गांधी जी की यात्रा, मेरी शुभकामनाएं हैं। 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस वक्त राजस्थान में यात्रा चल रही है। हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये यात्रा जो है यूपी गेट से प्रवेश करेगी और विभिन्न जनपदों को होते हुए जो है ये किसी अन्य राज्य में जाएगी। और हम सब लोगों की पूरी तैयारी है कि हम लोग उस यात्रा के भी प्रतिभागी बनने का प्रयास करें। माना जा रहा है कि जब राहुल यूपी में दाखिल होंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ नजर आ सकती हैं और दोनों मिलकर नई हुंकार भरेंगे। उन्हें पता है, विपक्ष को मालूम है कि उत्तर प्रदेश इस समय सुरक्षित हाथों में है और जनता को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश और भारत इस समय सुरक्षित हाथों में विकास के दौर पर गुजर रहा है। जो विकास की गति चल रही है वो जनता को पता है, तो इसलिए वो समझ रहे हैं कि हमको यहाँ से अपना खराब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए शायद संभवतः यही कारण होगा। हाँ, देखिए, राहुल गांधी जी की 3 जनवरी को जो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है,
इस यात्रा से या किसी भी प्रकार की वो यात्रा निकालें, इस पर पूरे देश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उत्तर प्रदेश की जनता पर और भारतीय जनता पार्टी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग राहुल गांधी जी को नॉन सीरियस लीडर के रूप में जानते हैं। वो कब क्या कहाँ कैसे बोलना क्या बोलना इसके बारे में लोगों की धारणा उनके बारे में अच्छी नहीं है। राहुल गांधी का जोश हाई है। यूपी में जब राहुल की एंट्री होगी तो साल बदला हुआ होगा। 2022 के बाद 2023 की शुरुआत होगी, लेकिन क्या बदला हुआ साल यूपी में कांग्रेस का हाल भी बदल पाएगा? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बसपा ने आज बड़ा दांव चला है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने विश्वनाथ पाल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले भीम राजभर इस पद पर थे। बसपा के फैसले के पीछे अन्य पिछड़ी जातियों को लुभाने की बड़ी रणनीति से माना जा रहा है। दलित और मुस्लिम वोटरों के दम पर मिशन 24 फतेह करने का समीकरण तैयार करने में जुटी बसपा ने अब ओबीसी जातियों को लुभाने के लिए बड़ा संदेश दिया है। मायावती ने ट्वीट कर ऐलान किया कि अब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल होंगे। मायावती ने ट्वीट किया, वर्तमान राजनीतिक हालात को मद्देनजर रखते हुए बीएसपी यूपी स्टेट संगठन में किए गए परिवर्तन के तहत श्री विश्वनाथ पाल मूल निवासी जिला अयोध्या को बीएसपी यूपी स्टेट का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मायावती ने इसके साथ ही अपने ट्वीट में विश्वनाथ पाल को पुराने मिशनरी, कर्मठ और वफादार कार्यकर्ता बताया। उन्होंने साफ साफ लिखा कि पाल अति पिछड़ी जातियों को बसपा से जोड़कर पार्टी का जनाधार बनाने के काम में सफलता हासिल करेंगे। विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले तक अयोध्या मंडल के बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी थे। मायावती ने इसके साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को बिहार में बसपा का राज्य कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान किया है। एक तरफ बसपा की तरफ से निकाय चुनाव से ठीक पहले ओबीसी कार्ड चला गया है, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव के लिए सहारनपुर से पार्टी के नगर निगम उम्मीदवार की घोषणा कर दी। सपा से बसपा में आए इमरान मसूद की पत्नी साइमा मसूद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई। मेयर चुनाव का जो बिगुल है जिला सहारनपुर से शुरुआत की है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम अपनी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त हैं और सहारनपुर की जनता तहे दिल से मोहब्बत करती है और साथ देगी, इस चीज का पूर्ण विश्वास है। आगे जीत जाते हैं चुनाव में तो किस तरह हम अपने सर्व समाज के लिए काम करेंगे। सहारनपुर का जो बेहतर से बेहतर विकास होगा उसके लिए काम करेंगे। साफ है कि बसपा ne निकाय चुनाव से पहले अपने कैडर वोटरों के नाम बड़ा रणनीतिक संदेश दे दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।